नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कश्मीर में आज गोपकार समझौते की बैठक होने वाली है। 2:30 में ये बैठक शुरू होगी और आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती के घर पर कुछ देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता इसमें शामिल रहने वाले हैं। धारा 370 को लेकर आगे की राजनीति और रणनीति पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कश्मीर में लगातार स्थिति अब बदलती हुई नजर आ रही है। बैठकों का दौर अब लगातार जारी हो चुका है। आपको बता दें कि महबूब मुफ्ती के घर पर कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। सैयद तजम्मुल हमारे संवाददाता श्रीनगर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या जानकारी मिल रही है? गोपकार समझौते की बैठक होने वाली है। ममता, ठीक 2:30 बजे गोपकार फेडरेशन और पीपल्स अलायंस का जो मीटिंग है वो शेड्यूल्ड है। और उसके बाद चूंकि आज दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में बीजेपी के सीनियर लीडर ने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती का पुत्र नजर आतिश किया बल्कि उनके खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और उन्हें कहा कि उन्हें सिडेशन चार्जेस लगाने चाहिए थे जो उन्हें मुल्क विरोध जिस तरह से कल उन्होंने कुरैशी के मुताबिक दिया। लेकिन 2:30 बजे से कबल क्या माहौल है जम्मू कश्मीर में? आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस के जो सिग्नेटरीज हैं, जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लॉन और उसके बाद सीपीआईएम के रियासी सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी समेत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह समेत पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की बैठक जो है वो शेड्यूल्ड मुताबिक 2:30 पर फेयरव्यू गुपकार में महबूबा मुफ्ती की सरकारी रहायशगाह पे अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। तैयारियां इस तरह से है कि गुपकार डेकोरेशन में आज ये तय होगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला ही इस पीपल्स अलायंस को हेड करेंगे और साथ में सेक्रेटरी जनरल और नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लॉन और महबूबा मुफ्ती के नाम बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद गुपकार डेकोरेशन या पीपल्स अलायंस में क्या कुछ रणनीति होगी, आगे किस तरह का पुरअमन प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं, 35 से 370 को लेकर क्या पीएम या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला जा सके, किन हालात में किस तरह के प्रदर्शन शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती ने कल की प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा कि उन्हें इलेक्शन आए न आए उसमें उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के लीडरों को अपने खून की कहीं ना कहीं पेशकश भी करनी पड़ेगी तो महबूबा मुफ्ती पहली लीडर होगी जो कि अपने खून को बहा सकती है 35 से 370 को वापस लाने के लिए। यानी माहौल काफी गर्म है। और इस बीच में पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम, पीडीएफ और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सरबराह जावेद मुस्तफा मीर, शरीक चेयरमैन फिरोज पीरजादा वगैरह जो हैं उन्हें मदऊ किया गया है। और कितने बजे ये आना शुरू करेंगे? 2:30 बजे के बाद ही ये गहमा-गहमी शुरू हो सकती है। कल जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था, तिरंगे को लेकर ये बयान था, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था और आज तस्वीरें ये दिखी कि सड़कों पर लोग आ गए प्रदर्शन करते हुए। क्या आपको लगता है आज की जो कॉन्फ्रेंस होगी अपने उस बयान पर कुछ कहेंगी महबूबा मुफ्ती, क्योंकि विपक्ष भी उनको लगातार उस एक बयान को लेकर घेर रहा है? ममता, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद मौजूद था और फर्स्ट रो में मैं सारा कुछ सुन रहा था। जब महबूबा मुफ्ती वहां पहुंची तो उनके वहां पे इस्तकबाल के लिए पहले से जो डाइस लगा था उसमें नायब सदर अब्दुर्रहमान बीरी, गुलाम नबी लोन हाजुरा और मीडिया सेक्रेटरी के अलावा महबूब बेकी वहां पे मौजूद थे। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती वहां पहुंची तो झंडे वहां पे वो लगाने लगे थे तो महबूबा मुफ्ती ने कहा पार्टी का रख दीजिएगा, काफी है। लेकिन 2 झंडे लाए गए थे। एक जम्मू कश्मीर का अपना झंडा जो हुआ करता था, 353 के बाद जो पोजीशन थी उसका अपना झंडा जो था, महबूबा मुफ्ती ने दबे अल्फाजों से ही कश्मीरी जुबान का इस्तेमाल करते हुए कहा था जरूरत नहीं थी, एक झंडा काफी था, पार्टी का झंडा काफी था। लेकिन बाद में चूंकि एक पत्रकार ने सवाल पूछा महबूबा मुफ्ती को कि आपने जिस वक्त कहा था कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्या अब आप तिरंगा उठाएंगी? तो महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा पहले जम्मू कश्मीर का अपना झंडा उठाऊंगी, उसके बाद बारी आई तो तिरंगा उठाया जा सकता है, लेकिन पहले अपना स्टेट फ्लैग तो उठाएं। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी पासदारी नहीं करेगी तब तक ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर को जो है कुछ और सोचना भी हो सकता है। पर सियासत भी गरमाई हुई है। चलिए सैयद, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन की करते हैं, क्योंकि डोगरा फ्रंट समर्थकों के साथ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर नजर आए, हाथ में तिरंगा लिया हुआ है, क्योंकि कल जो बयान दिया गया था महबूबा मुफ्ती की तरफ से, उस बयान पर यह विरोध लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। डोगरा फ्रंट समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर महबूबा का विरोध किया है। महबूबा ने कहा था 370 लौटने तक नहीं उठाऊंगी तिरंगा। अब इस बयान के बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से प्रदर्शन आगे को बढ़ता जाता है। आप तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब डोगरा फ्रंट के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। हाथ में तिरंगा लिए इस वक्त वो मौजूद है और हाथ में पोस्टर्स भी ली गई है महबूबा मुफ्ती की। अभी कुछ समय बाद और तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें आप ये देख सकेंगे कि महबूबा मुफ्ती की तस्वीरों को जलाते हुए अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं ये सभी लोग। सिर्फ डोगरा फ्रंट के लोग ही नहीं, साथ ही साथ अन्य पार्टियों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बैठकों का दौर जारी है। महबूबा मुफ्ती के घर में कुछ देर में बैठक होने वाली है, उसके बाद वो एक प्रेस को संबोधित करेंगी। अब देखना ये होगा क्या अपने बयान पर वो कुछ बोलेंगी, क्योंकि चौतरफा इस वक्त उनको घेरा जा रहा है, विपक्ष उन पर हमलावर है और यहाँ तक कि उनकी आम जनता भी उन पर हमलावर है। ये विरोध प्रदर्शन शायद ही पहले महबूबा मुफ्ती ने वहां पर अपने खिलाफ देखा होगा, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी है। रिहाई के बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो थोड़ी अलग नजर आ रही हैं। जब हमारे स्टेट की मुख्यमंत्री थी भूतपूर्व, और इसलिए आज उनको जी कहने का मैं सम्मान नहीं करना चाहता। जो तिरंगा झंडा मैं उठाऊंगी नहीं, अरे तुम नहीं उठाओगे तो लोगों ने उठा लिया, हम उठा करके या जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, तुमने जो करना करो और इसको बॉर्डर खोलो श्रीमान मोदी जी, और गुपकार वाले और इनको सीधा बाहर रवाना करो। हिंदुस्तान के अंदर इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब इनको बाहर फेंकना होगा और यहाँ के पार्लियामेंट से इनको बर्खास्त किया जाए श्रीमान स्पीकर साहब, और इनको पाकिस्तान रवाना किया जाए। और आगे बढ़ते हैं, बात महबूबा मुफ्ती के उस बयान की भी करेंगे, लेकिन उस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। भारत विरोधी बयान को लेकर महबूबा की मुश्किलें बढ़ी हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की गई है एफआईआर की मांग। सुप्रीम कोर्ट वकील विनीत ने ये एफआईआर की मांग की है। आपको बता दें कि कई आईपीसी की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील है विनीत जिंदल, जिन्होंने एफआईआर की मांग की गई है। और जो बयान कल दिया था महबूबा मुफ्ती ने, अब बहुत मुश्किलें उनके सामने है, जहां उनकी आम आवाम उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। आखिर वो कौन सा बयान है जो महबूबा मुफ्ती ने दिया था, सुनिए। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है, और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए। तो क्या करते हैं? दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये
किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। जहां तक चाइना का सवाल है, वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक हड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इन्हें वापस लिए। यहाँ के जम्मू कश्मीर के मसले, तो ये वो बयान था जो अभी आपने सुना, जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया, और इसके बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। भारत विरोधी बयान इसे करार दिया गया है और महबूबा की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्ष जहां हमलावर है, तो वहीं अगर बात करें वहां के आम आवाम की, तो आवाम भी अब महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील विनीत जिंदल ने एफआईआर की मांग की है। आईपीसी की धारा की अगर बात करें 121, 151, 153 ए, 295, 298, 504 और 505 में मामला दर्ज किया जाए। ये अलग अलग धाराएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ के वकील की तरफ से दी गई है। प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या जानकारी मिल रही है? कल एक बयान दिया था महबूबा मुफ्ती ने, अब चौतरफा वो गिर गई है, लेकिन अगर बात करें उस एफआईआर की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रही हैं? कौन कौन सी वो धाराएं हैं? देखिए, दरअसल ममता, कई गंभीर धाराओं के तहत विनीत जिंदल हैं जो कि याचिकाकर्ता हैं, जिनकी तरफ से शिकायत दी गई है, शिकायत करता है वो, और उन्होंने दिल्ली पुलिस में ये शिकायत दी है कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो देश विरोधी है, और यही वजह है कि उनके तहत कई धाराओं में जो मामला है वो भी दर्ज किया गया है। साफ तौर पर जो तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रखा था, उसके बाद से ही काफी जो सियासी बवाल है जम्मू कश्मीर के अंदर वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और अब उसकी जो आंच है वो राजधानी तक आ पहुंची है, और यही वजह है कि वरिष्ठ वकील के द्वारा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ये शिकायत फिलहाल दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या कुछ इस मामले में तथ्य हैं, जो शिकायत दी गई है वो कितनी सही है, कितनी नहीं, फिलहाल पुलिस अभी जांच में जुटी है। देखने वाली बात यही होगी कि इस शिकायत के आधार पर पुलिस की कार्रवाई क्या कुछ रहती है। अच्छा प्रणय, विभिन्न धाराएं हैं जिन पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कहते हुए विनीत जिंदल नजर आ रहे? चलिए, भारत विरोधी बयान तो उनके बयान को करार दे दिया है, उसका विरोध हमें हर जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर विनीत जिंदल के उन आईपीसी की धाराओं की बात करें, कौन कौन सी धाराएं हैं वो तो लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये शिकायत दर्ज की गई है, कौन कौन से तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए ममता, अगर धाराओं की बात करें तो 121, 151, 153 ए, 295, 298, 504 और 505 के तहत जो मामला दर्ज करने की मांग जो है यहाँ पर वो विनीत जिंदल के द्वारा की गई है कि इन धाराओं के तहत जो महबूबा मुफ्ती हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए प्रणय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और जिस तरीके से हम बयानों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब बात बिहार चुनाव की करते हैं। आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी नौकरी देने का वादा यहां पर कर दिया है। 10 लाख ऐसी नौकरियां हैं जो देने का वादा किया गया है। बेरोजगार लोगों को 1500 भत्ता देने का वादा किया गया है। सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह दी जाएगी। 85% सीट आरक्षित की जाएगी। तो ये घोषणा पत्र आरजेडी ने अब जारी कर दिया है। लगातार अलग अलग पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। बिहार चुनाव की सरगर्मियां इस वक्त चरम पर है। हर एक पार्टी की तरफ से लोग वादे किए जा रहे हैं, और इसी में अगर आरजेडी की बात करें तो युवाओं को तरजीह दी गई है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ, लेकिन हम यहाँ
10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में यह सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है। हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहां फंसा हुआ है हमको वहां से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कंपीट करना पड़ेगा। उसके मुकाबले राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियां मिला के टोटल 10 लाख हो जाती है। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे हैं, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली प्रदूषण की करते हैं। दिल्ली में इस वक्त जानलेवा स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। राजधानी में स्मॉग की चादर देखने को मिल रही है। पड़पड़गंज की अगर बात करें, PM 2.5 -359 दर्ज किया गया है। अगर बात दिल्ली के कई इलाकों की करें तो बहुत खराब श्रेणी में इस वक्त प्रदूषण पहुंच चुका है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से स्मॉग की चादर देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से कई ऐसे कैंपेन हैं जिनकी शुरुआत भी कर दी गई है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां पर एक ITO की है, वजीराबाद की है, अक्षरधाम की है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विजिबिलिटी पूरी तरीके से शून्य दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में ऐसा हाल है। और आपको अगर बात करें, स्मॉग जिस तरीके से बढ़ रहा है वो कई मुश्किलें लेकर लोगों के सामने आ रहा है। अगर बात सरकार की करें तो राज्य सरकार की तरफ से एंटी स्मॉग गन की शुरुआत कर दी है। कहीं ना कहीं ये हवा की गुणवत्ता को सही करने में फायदेमंद होता है, लेकिन ये एक सीमित एरिया के लिए ही होता है। वहीं अगर बात करें, दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जैसे रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। और इंसान को भी अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए कि हम कितना अपना प्रयत्न करके, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन हमारा अपना भी जो फर्ज बनता है, हमें अपना फर्ज निभाते हुए हमें खुद को पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे रेड लाइट पे गाड़ी रुकती हैं तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए, या और जो भी हमारे पास जो जितने हमारे पास साधन है हम उसको पूरा से पूरा प्रयोग करके पूरा जो है ऐसा सहयोग करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ कि हम इस पोल्यूशन को कम कर सकें। जब पोल्यूशन कम होगा हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हम इस पोल्यूशन को कम करें। फर्क तो पड़ेगा। केजरीवाल साहब ने जो किया है ये से ठीक किया है। अभी सब लोग मान जाए अपनी गाड़ी ऑफ कर दे रेड लाइट होते ही, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा? जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम होता है लोगों को, सांस की दिक्कतें होती हैं, अगर ये प्रॉब्लम पॉल्यूशन और बढ़ गया तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है। पर प्रदूषण पहुंच चुका है। राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है इस स्थिति से निपटने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।